Dear students, myself Kavita Sakure, Assistant Professor of Department of Mathematics, Government Digvijay Autonomous PG College, राजनांदगांव। आज के इस लेक्चर में हम सीक्वेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। तो आपके सिलेबस में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। तो क्या होता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स? तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ अ फंक्शन whose domain is set of natural number n and whose range is set of real number r। मीन्स f जो है वो फंक्शन होता है n to r, डोमेन n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर। तो फंक्शन को हम fn इज इक्वल्स टू Sn से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, इसीलिए हम जो सीक्वेंस जनरेट होगा उसे कहेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ फंक्शन लिया fn इज इक्वल्स टू 1/n, n जहाँ पे हमारा बिलोंग करता है n में। अब अगर हम f1 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1, f2 1/2, फंक्शन में n की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। f3 जो है 1/3, fn 1/n। अब हमने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1/2, 3 की इमेज 1/3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे n की इमेज 1/n इस तरीके से हुई। तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट रहेगा वो 1 की इमेज, सेकेंड 2 की, थर्ड 3 की, इस तरीके से जो ऑर्डर पेयर हमको मिलेगा उसको हम कहेंगे सीक्वेंस। इससे हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑर्डर पेयर को हम लोग ऑर्डर सेट जो है जैसे 1, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, यहाँ जो nth जो टर्म है वो हमारा 1/n स्क्वायर इससे जनरेट हुआ। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1/1 स्क्वायर मीन्स 1, n की वैल्यू 2 पुट करने पे 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर। तो फंक्शन जो होगा fn वो इक्वल होगा 1/n स्क्वायर के, और ये sn होगा। तो ये हो गया आपके पास s1, s2, s3, s4। तो इसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब हम रेंज देखते हैं किसी सीक्वेंस की रेंज क्या होगी। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। आपका जो ऑर्डर सेट बना है उसमें जितने भी डिफरेंट टर्म्स है उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे सीक्वेंस की। तो अगर हमारे पास एस सीक्वेंस S1, S2, Sn है तो रेंज को हम RS से रिप्रेजेंट करेंगे। S जो है हमारा वो सीक्वेंस है तो RS जो रहेगा, मतलब रेंज जो रहेगा Sn, n बिलोंग्स टू n। ठीक है, इस तरीके से सेट रहेगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं। Sn जो लिया हमने -1/n, n जो है वो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो Sn, अब सीक्वेंस को लिखने का एक दूसरा तरीका, Sn हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट से लिखा, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, मीन्स फर्स्ट जो टर्म होगा वो S1, सेकेंड S2, S3, S4, इस तरीके से n की वैल्यू इन्फिनिटी तक यहाँ पे टर्म मिलेंगे। तो जब हम S1 कैलकुलेट करते हैं तो S1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1/1 मीन्स 1। फिर n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो S2 -1/2, तो ये हो गया 2, 1 हो गया है ना, -1/2 मीन्स 1 हो गया। फिर n की वैल्यू 3 पुट की है तो -1/3, तो ये हो गया आपका -1। तो इस तरीके से हमको टर्म मिले। तो यहाँ जो सीक्वेंस जनरेट होगा उसमें 2 ही टर्म मिलेंगे, एक -1 फिर 1 फिर -1 1। तो अब अगर रेंज कैलकुलेट करना है तो 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स हमको यहाँ पे मिले, -1 और 1। तो इस सीक्वेंस की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, -1 and 1 सेट। इसके बाद देखते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस में सारे टर्म्स की वैल्यू सेम है तो हम क्या कहेंगे, ऐसा सीक्वेंस को कांस्टेंट कहेंगे। जैसे हमारे पास Sn, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ये सीक्वेंस है, इसको कांस्टेंट सीक्वेंस कब कहेंगे, अगर Sn इज इक्वल्स टू C, मतलब कि S1 की वैल्यू भी C हो जाए, S2 की वैल्यू भी C हो जाए, S3 की वैल्यू भी C हो जाए, और C जो है हमारा रियल नंबर है। तो इसके लिए एग्जांपल हम देखते हैं कि सीक्वेंस Sn हमने लिया, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, 1 1 1 1 1, सारे टर्म्स 1 है, मीन्स Sn जो है वो 1 के बराबर हो गया। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। और ऐसे सीक्वेंस की रेंज में हमको क्या मिलेगा, सिंगल टर्म, मीन्स एक ही एलिमेंट मिलेगा। रेंज यहाँ पे क्योंकि 1 है सारी एलिमेंट, तो हमको रेंज जो मिलेगी वो सिंगल टर्म 1 मिलेगी। अब हम देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस से पहले हमको देखना पड़ेगा बाउंडेड एबोव सीक्वेंस।
तो कोई सीक्वेंस हमारे पास एस एन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है, इसको हम बाउंडेड एबो सीक्वेंस कहेंगे अगर एक रियल नंबर m, कैपिटल M इस तरीके से है कि एस एन जो है लेस देन इक्वल्स टू m, मतलब जितने भी एस एन है वो या तो इस m के बराबर हैं या इससे छोटे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, m को कहेंगे अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एस एन का हम अपर बाउंड कहेंगे, और जो सीक्वेंस हमको हमारा रहेगा वो क्या कहलाएगा, बाउंडेड एबो सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमारे पास अगर हमने लिया 1/n, n इक्वल्स टू 1, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करने पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 1, 2 पुट करोगे तो 1/2, 3 पुट करोगे तो 1/3 इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टर्म 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से ही मिलते जाएंगे, और n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 मिलेगा। तो जितने भी टर्म्स हैं वो 1 से क्या है, छोटे हैं, और जो पहला टर्म है वो 1 के बराबर है। तो 1/n जो है आइदर लेस देन इक्वल्स टू 1 और इक्वल्स टू 1। तो 1 क्या हो गया, यहाँ पे अपर बाउंड हो गया, और जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या हो गया, बाउंडेड एबो हो गया। अब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, तो सीक्वेंस एस एन है हमारे पास, इसको हम बाउंडेड बिलो कहेंगे अगर एक रियल नंबर m इस तरीके से है कि m लेस देन इक्वल्स टू एस एन, मतलब कि ये जो m रहेगा वो जितने एस एन है, जितने भी एस एन हैं उस इस m से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो m इस केस में क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो हमने फिर से वही सीक्वेंस लिया एस एन, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये है 1/n, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मतलब एस एन जो है 1/n के, जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने लिया। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1, 2 पुट करोगे तो 1/2, 3 पुट करोगे तो 1/3। तो ये बाउंडेड बिलो क्यों हुआ, क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने पे हमको 0 मिलेगा। तो जो भी टर्म्स है या तो क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे, और जो इन्फिनिटी पे टर्म जो होगा वो 0 के बराबर। तो एस एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 0 क्या हो गया हमारे पास, लोअर बाउंड हो गया सीक्वेंस 1/n, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब किसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कब कहेंगे, तो एस एन जो है सीक्वेंस वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा अगर ये क्या होगा, बाउंडेड एबो होगा, साथ में बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है। मतलब कि इसका लोअर बाउंड भी मिलेगा और अपर बाउंड भी हमको मिलेगा। तो दूसरी डेफिनेशन, एस एन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे अगर हमारे पास दो रियल नंबर मिले इस तरीके से, कैपिटल M और स्मॉल m, कि एस एन जो है स्मॉल m से ग्रेटर या इक्वल है और कैपिटल M से जो है लेस देन इक्वल्स टू है। तो अगर ये इस तरीके से हमको, ये स्मॉल m मतलब लोअर बाउंड और ये आपका कैपिटल M मतलब अपर बाउंड, अगर इस तरीके से मिलता है तो हम सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। मीन्स सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बाउंडेड एबो भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। तो अभी हमने लास्ट 2 एग्जांपल्स में लिया है सीक्वेंस एस एन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये इक्वल है 1/n, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने देखा कि 1 जो है इसका अपर बाउंड है और 0 जो है वो लोअर बाउंड है, तो दोनों बाउंड मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। अब हम देखते हैं मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक मीन्स एक दिष्ट अनुक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोटॉनिक, इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो किसी भी सीक्वेंस को हम मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग कहेंगे, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग कहेंगे अगर Sn+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू Sn, मतलब कि हर जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो पहले वाले टर्म से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। Sn+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू Sn, ये सभी के लिए होगा। जैसे S2 जो होगा वो बड़ा होगा S1 से, S3 जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा S2 से, इस तरीके से। अब इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, Sn को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर Sn+1 ग्रेटर देन Sn, मतलब कि हर जो नेक्स्ट जो टर्म रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सीक्वेंस है हमारे पास 3, 5, 7 और 9, तो ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हम देखते हैं। 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा फिर 7 है और 7 से बड़ा 9 है। तो हर जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और यहाँ पे इक्वल नहीं है कोई भी 2 टर्म्स। जैसे 3 के बाद 3 ही नहीं आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमारे पास सीक्वेंस ऐसे है, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी को हम लोग डिक्रीजिंग कहेंगे
अगर Sn+1 लेस देन इक्वल्स टू Sn, मतलब कि जो नेक्स्ट टर्म रहेगा वो प्रीवियस टर्म से क्या होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा। मतलब कि S2 जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू S1, S3 जो रहेगा लेस देन इक्वल्स टू S2, इस तरीके से हमको मिलेगा। अब Sn सीक्वेंस को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे अगर Sn+1 लेस देन क्या हो जाए, Sn हो जाए। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक रहेगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 1, 1/2, सेकेंड टर्म 1/2, 1/3, इस तरीके से ये सीक्वेंस मीन्स 1/n वाला सीक्वेंस हमने यहाँ पे कंसिडर किया। तो हम देखते हैं कि 1, फिर नेक्स्ट टर्म इससे छोटा हो गया 1/2, फिर उससे नेक्स्ट टर्म उससे छोटा हो गया, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। और यहाँ पे इक्वल नहीं है कोई भी दो टर्म्स, हमेशा क्या होगा, नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो उससे छोटा होगा, इसलिए क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या है, अगर कोई सीक्वेंस या क्या हो, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो या फिर मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, मोनोटॉनिक सीक्वेंस कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग carefully.